Welcome to Curvo of Science. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तो आज हमारा न्यू सिलेबस 9th क्लास की फिजिक्स का नया आर्टिकल है टॉपिक 1.12 दैट इज प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी। इस टॉपिक का अनसर्टेनिटी के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है और जिस तरह अनसर्टेनिटी वाला आर्टिकल बच्चों को समझ नहीं आता, इसी तरह प्रिसिजन और एक्यूरेसी वाला आर्टिकल भी बच्चों को समझ नहीं आता। आज हम पूरी कोशिश करेंगे इसको बहुत आसान तरीके से समझने की और एक एक पॉइंट को कवर करने की। तो एक एक बात के ऊपर फोकस कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अपना आर्टिकल। देखिए बेटा, नॉर्मली प्रिसिजन और एक्यूरेसी की जब बात की जाती है तो प्रिसिजन का मतलब भी दुरुस्तगी होता है और एक्यूरेसी का मतलब भी दुरुस्तगी होता है। यानी कोई मेजरमेंट कितनी दुरुस्त है ये बताने के लिए हम प्रिसिजन का या एक्यूरेसी का नॉर्मली लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि ये बंदा तो बड़ा ठीक काम करता है तो ये बहुत प्रिसाइज है, या फिर हम ये भी कह देते हैं कि बंदा बड़ा ठीक काम करता है, ये बंदा तो बहुत एक्यूरेट है। या फिर अगर कोई बंदा बहुत अच्छी खबरें जानता है, यानी वो बिल्कुल ठीक खबरें बताता है, तो हम कहते हैं कि इस बंदे की खबरें बहुत प्रिसाइज होती हैं, बहुत दुरुस्त होती हैं। या फिर इस बंदे की खबरें बहुत एक्यूरेट होती हैं, बहुत दुरुस्त होती हैं। यानी उर्दू जुबान में दोनों इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होते हैं, यानी प्रिसिजन की जगह एक्यूरेसी इस्तेमाल हो जाता है और एक्यूरेसी की जगह प्रिसिजन इस्तेमाल हो जाता है। लफ्जी मतलब दोनों का सेम है, लेकिन फिजिक्स में इन दोनों का कॉन्सेप्ट एक दूसरे से इंटायरली डिफरेंट है। अब वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट क्या है वो जरा देखिएगा बेटा। प्रिसिजन में बेसिकली ये दोनों टर्म मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो जब कभी भी हम मेजरमेंट लेंगे, अगर हमने कुछ मेजरमेंट्स ली हैं, लेट्स से कि हमने इस मार्कर की लेंथ मालूम की है 3 दफा, तो अगर मेजरमेंट्स एक दूसरे के क्लोज हों, मेजरमेंट्स क्लोज टू ईच अदर, इफ मेजरमेंट्स एक दूसरे के करीब हैं, एक दूसरे के क्लोज हैं, तो हम कहेंगे कि वो मेजरमेंट प्रिसाइज है। सो प्रिसिजन क्या होती है? मेजरमेंट्स आर क्लोज टू ईच अदर। जबकि एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी होती है मेजरमेंट्स क्लोज टू ट्रू वैल्यू। जब कभी भी आपकी मेजरमेंट ट्रू वैल्यू के करीब आएगी तो वो एक्यूरेट होगी। अब इन दोनों बातों का मतलब जरा ध्यान से जानना है आपने, बहुत तवज्जो से। बेटा लेट्स से कि मैंने इस मार्कर की लेंथ मालूम की, इस पूरे मार्कर की लेंथ मालूम की। इस मार्कर की लेंथ की एग्जैक्ट वैल्यू, बिल्कुल ट्रू वैल्यू 13.2 सेंटीमीटर है लेट्स से। तो हम ये कह देते हैं कि द ट्रू लेंथ या ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ, लेंथ की ट्रू वैल्यू, और ये लेंथ किसकी है? मार्कर की, ये याद रखिएगा। तो 13.2 सेंटीमीटर है लेट से, ये ट्रू वैल्यू है। अब मैं 3 बच्चों को ये मार्कर देता हूं और मैं उनको कहता हूं कि इसकी लेंथ मालूम करो। सो एक बच्चा 3 दफा इसकी लेंथ मालूम करता है, यानी मैं 2 बच्चों को लेट से देता हूं और हर बच्चा इसकी लेंथ को 3 दफा मालूम करता है। लेट से कि पहला स्टूडेंट इसकी लेंथ मालूम करता है और उसकी लेंथ आती है 12.1 सेंटीमीटर। जब वो दूसरी दफा लेंथ मालूम करता है तो उसकी लेंथ आती है 12.2 सेंटीमीटर, और जब वो तीसरी दफा लेंथ मालूम करता है तो उसकी लेंथ आती है 12.0 सेंटीमीटर। आप इन तीनों रीडिंग्स के अंदर एक बात गौर करें, वो बात ये है कि ये ट्रू वैल्यू से बहुत दूर है। ट्रू वैल्यू 13.2 सेंटीमीटर है, जबकि ये सब 12 की रेंज में है। मतलब ये ट्रू वैल्यू से दूर है, इनका ट्रू वैल्यू से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन आपस में देखें तो ये बहुत करीब है, यानी 12.1, 12.2 और 12.0 बहुत करीब है एक दूसरे के। यानी ये वाली मेजरमेंट प्रिसाइज तो है, एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि एक्यूरेट तब होती जब मेजरमेंट क्लोज होती ट्रू वैल्यू के। मसलन एक और बच्चा इसी लेंथ को नापता है और जब वो इस लेंथ को नापता है तो उसकी रीडिंग आती है 13.2 सेंटीमीटर, उसकी रीडिंग आती है 13.3 सेंटीमीटर और उसकी रीडिंग आती है 13.4 सेंटीमीटर। अब अगर आप गौर करें तो ये एक दूसरे के करीब तो हैं, लेकिन ये ट्रू वैल्यू के भी करीब है। हमारी ट्रू वैल्यू कितनी थी? 13.2 सेंटीमीटर, और ये देखें ये 13.2 सेंटीमीटर के करीब है। मसलन मतलब ये कि इस बच्चे की जो रीडिंग है वो एक्यूरेट है और इस बच्चे की रीडिंग एक्यूरेट नहीं है, वो क्या है? प्रिसाइज। तो प्रिसिजन और एक्यूरेसी में बड़ा सादा सा फर्क है। जब कभी भी मेजरमेंट एक दूसरे के करीब होती हैं, क्लोज टू ईच अदर होती हैं, तो वो प्रिसाइज होती हैं, और जब कभी भी वो ट्रू वैल्यू के करीब होती हैं तो वो एक्यूरेट होती हैं। अब प्रिसिजन और एक्यूरेसी में ये तो बड़ा माइनर सा डिफरेंस है, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सारी बात अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आई तो ये डायग्राम्स मैंने बनाई हैं आपको यहाँ पर, ये पानी की तरह साफ हो जाएगा कॉन्सेप्ट। देखिएगा, ये मेरे पास डार्ट की गेम है। डार्ट की गेम में क्या होता है कि हमारे पास इस तरह एक आपके पास निशाना होता है और इसके ऊपर आपने एरोज लगाने होते हैं।
सो लेट्स से कि मैं कुछ बच्चे पकड़ता हूं, चूंकि मेरे पास 4 डार्ट्स हैं तो मैं 4 बच्चे पकड़ता हूं और 4 बच्चों को मैं 3-3 डार्ट्स देता हूं, एरो देता हूं, और वो एरो यहां पर फेंकते हैं, निशाना लगाते हैं। तो लेट्स से कि पहला बच्चा वो निशाना लगाता है, उसका निशाना एक यहां लगता है, एक यहां लगता है और एक यहां लगता है। आप मुझे बताएं, आपके ख्याल में क्या ये बच्चा अच्छा निशानेबाज है? अब ऑलमोस्ट सारे बच्चे कहेंगे नहीं सर, ये बच्चा अच्छा निशानेबाज नहीं है, क्योंकि इसका कोई भी निशाना टारगेट पे नहीं लगा, इसका हर निशाना टारगेट से दूर है, यानी ये बच्चा अच्छा निशानेबाज नहीं है। अगर गौर करें तो ना तो ये आपके टारगेट के करीब है एरोस और ना आपस में करीब है, यानी देखें ना कि आपस में भी ये एरोस दूर दूर लगे हुए हैं और टारगेट से तो ये पहले ही दूर है, यानी ना तो ये क्लोज टू ईच अदर है, एक दूसरे के करीब भी नहीं है, और टारगेट यानी ट्रू वैल्यू के करीब भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि ना तो ये वैल्यू प्रिसाइज है, ना ये निशानेबाज का निशाना प्रिसाइज है, क्योंकि आपस में करीब नहीं है, आपस में दूर दूर है। प्रिसाइज होता है ना आपस में करीब, क्लोज टू ईच अदर। और ना ही ये एक्यूरेट है, क्योंकि ये एक दूसरे से ये ट्रू वैल्यू से भी दूर है। तो ना तो ये एक दूसरे के करीब है, ना तो ये क्लोज टू ईच अदर है, और ना ही ये ट्रू वैल्यू के करीब है। तो फिर ना ये प्रिसाइज होगा और ना ही ये एक्यूरेट होगा। हम एक और बच्चे को निशाना देते हैं और वो बच्चा निशाना लगाता है, उसका निशाना कुछ यूं लगता है। अब जब मैं बच्चों से पूछूंगा कि ये निशाना कैसा लगा, ये निशानेबाज कैसा है, क्या ये अच्छा निशानेबाज है बच्चा या नहीं, तो अब बच्चों के 2 ग्रुप बन जाएंगे। अब 2 ग्रुप बन जाएंगे, आधे बच्चे कहेंगे सर ये अच्छा निशानेबाज है, और आधे बच्चे कहेंगे ये तो बहुत ही घटिया निशानेबाज है। जो अच्छा निशानेबाज वाला कहेंगे वो कहेंगे देखे ना सर, इसके सारे निशाने एक ही जगह पर लगे हैं, ये तो कोई बड़ा मास्टर बंदा होगा जिसके सारे निशाने एक जगह पर लगे। लेकिन बाकी बच्चे कहेंगे नहीं सर, टारगेट तो ये था ना, ट्रू वैल्यू तो ये थी, तो टारगेट के पास लगना चाहिए था, टारगेट के पास क्यों नहीं लगा, ये तो टारगेट से दूर है, तो ये अच्छा निशानेबाज नहीं है। गौर कीजिएगा, क्या ये तीनों आपस में करीब है? यस। और जब भी मेजरमेंट क्लोज टू ईच अदर हो वो क्या होती है? प्रिसाइज। और ये ट्रू वैल्यू के करीब है? नहीं, ये ट्रू वैल्यू से दूर है। और जब कभी भी आप ट्रू वैल्यू के करीब हो तो वो क्या होती है? एक्यूरेट। ये करीब नहीं है, ये दूर है, तो ये एक्यूरेट नहीं है। यानी ये निशानेबाज प्रिसाइज तो है, इसके निशाने करीब करीब लगते हैं, लेकिन ट्रू वैल्यू से दूर लगते हैं, तो ये प्रिसाइज तो है लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला बंदा प्रिसाइज है, ये निशानेबाज प्रिसाइज है। यस, प्रिसाइज के आगे टिक लगा दिए, ये प्रिसाइज है, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है। अब कोई बच्चा पूछे मेरे से जी एक्यूरेट क्यों नहीं है सर, ये एक्यूरेट क्यों नहीं है? ये एक्यूरेट इसलिए नहीं है क्योंकि ये ट्रू वैल्यू से दूर है, ये आपकी ट्रू वैल्यू है, ये आपका टारगेट है, और ये देखो ये टारगेट से दूर है, मतलब क्लोज टू ट्रू वैल्यू होगा तो एक्यूरेट होगा ना, लेकिन ये उसके करीब नहीं है, तो ये एक्यूरेट नहीं है। बच्चों उसके बाद हम एक और बच्चे को बारी देते हैं और तीसरा बच्चा आके निशाना लगाता है, उसका एक निशाना यहां लगता है, एक यहां लगता है और एक यहां लगता है, ये इसके निशाने लगते हैं। अगर आप गौर करें तो ये तीनों निशाने एक दूसरे के करीब तो नहीं है, एक दूसरे से तो ये दूर दूर है, लेकिन ये तीनों ट्रू वैल्यू के करीब है, मतलब टारगेट के करीब है। मैं फिर बता देता हूं, ये 3 निशाने लगे, अब देखो आपस में ये दूर है, एक दूसरे से दूर है, मतलब क्लोज टू ईच अदर नहीं है, एक दूसरे से दूर है, लेकिन ये ट्रू वैल्यू के करीब है। अच्छा, अब ये अगर एक दूसरे के करीब नहीं है, एक दूसरे से दूर है, तो ये प्रिसाइज तो नहीं हो सकता ना, ये प्रिसाइज नहीं होगा, क्योंकि प्रिसाइज तब होता है जब एक दूसरे के करीब हो। तो मैं ये कहूंगा कि दिस वैल्यू इज नॉट प्रिसाइज, ये वाली वैल्यू प्रिसाइज नहीं है। क्यों प्रिसाइज नहीं है? क्योंकि करीब नहीं है ना एक दूसरे के, एक दूसरे से दूर है। अच्छा, क्या ये ट्रू वैल्यू के या टारगेट के करीब करीब लगे हैं? जी, टारगेट के करीब करीब है, तो ये एक्यूरेट होंगे। सो आप कहेंगे कि ये वाला निशानेबाज जो है ये प्रिसाइज तो नहीं है बच्चा, लेकिन ये एक्यूरेट जरूर है, तो ये इस बच्चे में फर्क है। हम एक और बच्चे को चांस देते हैं और अगला बच्चा फिर निशाना लगाता है, और जब वो निशाना लगाता है तो उसका निशाना कुछ ऐसे लगता है। अब मैं अगर पूछूं कि इन चारों में से सबसे अच्छा निशानेबाज कौन है, तो सारे बच्चे कहेंगे सर ये वाला सबसे अच्छा निशानेबाज है। क्यों? क्योंकि इसके सारे निशाने एक तो आपस में करीब है, एक दूसरे के करीब है, दूसरा ये ट्रू वैल्यू के भी करीब है, यानी मैं ये कह सकता हूं कि ये इन चारों में वाहिद बंदा है जो प्रिसाइज भी है और जो एक्यूरेट भी है, क्योंकि एक दूसरे के करीब होना प्रिसाइज होता है और ट्रू वैल्यू के करीब होना एक्यूरेट होता है। तो बेटा ये जो आपके सामने मैंने टेबल बनाए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस टेबल से प्रिसीजन और एक्यूरेसी में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। फिर देख लेते हैं, प्रिसीजन कहते हैं जब मेजरमेंट एक दूसरे के करीब हो,
और एक्यूरेसी कहते हैं जब मेजरमेंट ट्रू वैल्यू के करीब हो। जैसे यहां पर मेजरमेंट एक दूसरे के करीब भी नहीं थी और ट्रू वैल्यू यानी टारगेट के करीब भी नहीं थी, तो ये प्रिसाइज भी नहीं था, एक्यूरेट भी नहीं था। यहां पर मेजरमेंट एक दूसरे के करीब थी, एक दूसरे के करीब थी यानी प्रिसाइज थी, लेकिन ट्रू वैल्यू से दूर थी तो एक्यूरेट नहीं थी, क्योंकि ट्रू वैल्यू के करीब होती तो एक्यूरेट होती। यहां पर मेजरमेंट देखें, ये वाली मेजरमेंट एक्यूरेट है, क्यों? क्योंकि ये ट्रू वैल्यू के करीब है, लेकिन ये आपस में दूर दूर हैं तो ये प्रिसाइज नहीं है, और ये वाली आपस में भी करीब और ट्रू वैल्यू के भी करीब, तो ये प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। तो सबसे बेस्ट मेजरमेंट इन चारों में से कौन सी हुई? ये वाली, क्योंकि ये प्रिसाइज भी है और ये एक्यूरेट भी है। सो बच्चों, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी में बेसिक सी बातें हैं, जो बड़ा बेसिक सा बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है वो तो ये है। अब एडवांस बातें हमने करनी है इस डिफरेंस में, वो एडवांस बातें सीखने के लिए आपको एक छोटी सी बात पहले पता होनी चाहिए। इससे पहले हमने एक आर्टिकल पढ़ा, उस आर्टिकल को कहते हैं अनसर्टेनिटी। उस आर्टिकल को क्या कहते हैं? अनसर्टेनिटी, मतलब गैर यकीनियत। आपको मेजरमेंट में जो शक होता है ना, मेजरमेंट में जितना डाउट होता है, उसको कहते हैं अनसर्टेनिटी। अब उस अनसर्टेनिटी का कुछ कॉन्सेप्ट आपने सीखना है, वो जरा कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। वो अनसर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट यहां लिख रहा हूं, फिर बाद में रेस कर दूंगा। हमारे पास अनसर्टेनिटी, मैंने अभी आपको बताया अनसर्टेनिटी क्या होती है। अनसर्टेनिटी कहते हैं गैर यकीनियत को। जब आपको किसी मेजरमेंट में शक होता है कि वो मेजरमेंट ठीक होगी या गलत, तो उसको कहते हैं अनसर्टेनिटी। और कितना उसमें शक होता है। अब हमारे पास अनसर्टेनिटी होती है दो तरह की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटीज। आपकी किताब में एक लिखी है, दो नहीं लिखी, लेकिन दो टाइप्स होती हैं। बेटा, एक तरह की अनसर्टेनिटी होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ये वही अनसर्टेनिटी है जो आपकी किताब में लिखी हुई है। यूसी का मतलब है अनसर्टेनिटी। सो अनसर्टेनिटी दो तरह की, एक एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है बच्चे। बेटा, दूसरी अनसर्टेनिटी होती है रिलेटिव अनसर्टेनिटी। ये दो तरह की अनसर्टेनिटी होती है, एक एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है, एक रिलेटिव अनसर्टेनिटी होती है। तो आपकी किताब में सिर्फ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लिखी हुई है, रिलेटिव अनसर्टेनिटी नहीं लिखी हुई। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है? ये जिन बच्चों ने मेरा अनसर्टेनिटी वाला लेक्चर पढ़ा है उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो जाकर पढ़ लें, फिर इस वीडियो पे आए तो मजा आएगा। ये जो आपकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है, ये उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है जो आपने इस्तेमाल किया। मतलब मेजरमेंट लेते हुए जो इंस्ट्रूमेंट आपने इस्तेमाल किया उसका लीस्ट काउंट क्या होता है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होता है। तो ये पहली बात तो आपको समझ में आ गई कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है, लीस्ट काउंट होता है। रिलेटिव अनसर्टेनिटी फर्दर दो तरह की होती है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेटिव अनसर्टेनिटीज। रिलेटिव अनसर्टेनिटी फिर दो तरह की। वो दो तरह की रिलेटिव अनसर्टेनिटी कौन कौन सी? एक होती है बच्चों फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, एक होती है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, वन इज द फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, और दूसरी अनसर्टेनिटी हमारी होती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो कुल मिला के दो तरह की रिलेटिव अनसर्टेनिटी होती है, एक होती है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और दूसरी होती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ये कुछ बातें सीख लो। पहली बात, अनसर्टेनिटी दो तरह की, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और रिलेटिव अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होती है, ये बात मानते हो? दूसरी बात, रिलेटिव अनसर्टेनिटी दो तरह की है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होती और परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती। ये बातें आपने याद रखनी है। अगली बात कि ये जो आपकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होती है, अब इसकी बात करते हैं। मैं इसको लिखता हूं एफ यू। आप समझदार बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, एफ यू का मतलब फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। परसेंटेज को भी मैं नहीं डिस्कस करता, इसको छोड़ दे, आपकी स्कोप से बाहर है। हम फ्रैक्शनल की बात करते हैं। एब्सोल्यूट समझ में आ गई, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? लीस्ट काउंट। फ्रैक्शनल को सीखो। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का बड़ा सादा सा मतलब है। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का सादा सा मतलब क्या है? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का मतलब है जो भी आपका लीस्ट काउंट है, यू हैव टू डिवाइड दैट विद मेजरमेंट। अगर आपकी जो भी मेजरमेंट है, आप अपने लीस्ट काउंट को उस मेजरमेंट से डिवाइड कर। लीस्ट काउंट का यहां पर क्या मतलब है? लीस्ट काउंट का मतलब है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, क्योंकि जितना लीस्ट काउंट होता है उतनी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है। तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का फार्मूला क्या होता है? लीस्ट काउंट डिवाइड बाय मेजरमेंट। फार्मूला याद नहीं करना है, इसे कुछ बताने लगूं। क्या बताने लगूं? वो ये कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी किस पे डिपेंड करती है? मेजरमेंट पे डिपेंड करती है। ये बात याद रखनी है। सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट सीख लो, दो बातें याद रख लो। पहली बात, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किस पे डिपेंड करती है? लीस्ट काउंट पे। और लीस्ट काउंट किस पे डिपेंड करता है? इंस्ट्रूमेंट पे। कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हो? सो दो बातें हो गई। पहली बात, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किस पे डिपेंड करती है?
लीस्ट काउंट पे डिपेंड करती है। और लीस्ट काउंट किस पे डिपेंड करता है? इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है। ये बातें याद रखनी। अगली बात, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी किस पे डिपेंड करती है? मेजरमेंट पे। बस ये दो बातें याद रख लो। मैं रिपीट कर रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, नहीं समझ आएंगी तो प्रिसीजन एक्यूरेसी गया। पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, दिस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ये लीस्ट काउंट पे डिपेंड करती है और लीस्ट काउंट इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है। ये पहली बात है। पहली बात क्या है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट पे डिपेंड करती और लीस्ट काउंट इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता। अगली बात, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मेजरमेंट पे डिपेंड करती है। ये दो बातें याद रख लो। अब हम प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बारे में डिफरेंस देखते हैं। जी बच्चों, तो हमारे पास प्रिसीजन और एक्यूरेसी में क्या फर्क है? देखें, पहली बात तो जो फर्क हमने पढ़ लिया वो यहां पर लिखेंगे हम। प्रिसीजन, पहली बात प्रिसीजन में याद रखना, प्रिसीजन का मतलब है क्लोज टू ईच अदर। जब कभी भी आप कोई मेजरमेंट लेंगे या ग्रुप ऑफ मेजरमेंट लेंगे और वो एक दूसरे के करीब होगा तो आप उसको क्या बोलेंगे? वो प्रिसाइज है। तो ग्रुप ऑफ मेजरमेंट्स लिया आपने और वो एक दूसरे के करीब आया, क्लोज टू ईच अदर आया, तो वो प्रिसाइज होगा। लेकिन अगर वो क्लोज टू ट्रू वैल्यू हुआ, मतलब असली वैल्यू के, रियल वैल्यू के, एक्चुअल वैल्यू के करीब हुआ, क्लोज टू ट्रू वैल्यू, तो फिर वो एक्यूरेट होगा। ये बात याद रखनी है कि प्रिसीजन क्लोज टू ईच अदर, मतलब जब वैल्यूज एक दूसरे के करीब हो तो प्रिसाइज होंगी और जब ट्रू वैल्यू के करीब हो तो एक्यूरेट होंगी। ये बात आपने याद रखनी। ये तो मैंने समझा दी ना आपको। अगली बात के ऊपर आ जाओ। अगली बात अब क्या है बेटा? अगली बात अब ध्यान से सुननी है आपने। अगली बात ये है कि ये जो आपकी प्रिसीजन है, प्रिसीजन, इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। प्रिसीजन किसके ऊपर डिपेंड करती है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के ऊपर डिपेंड करती है। क्या ये बात मैंने आपको बताई है ना अभी? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है? लीस्ट काउंट होती है। सो प्रिसीजन किसके ऊपर डिपेंड करती है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के ऊपर डिपेंड करती है। ये अब याद रखनी है बातें आपने। प्रिसीजन किसके ऊपर डिपेंड करती है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा, अब यहां पर ये बातें आप समझ लो। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है? लीस्ट काउंट। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि प्रिसीजन डिपेंड्स अपॉन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और लीस्ट काउंट। प्रिसीजन या तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पे डिपेंड करेगी या फिर किस पे डिपेंड करेगी? लीस्ट काउंट पे डिपेंड करेगी। ये बात अब सुन लो, समझ लो, ध्यान से देखो। प्रिसीजन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पे डिपेंड करती है या फिर लीस्ट काउंट पे डिपेंड करती है। अब कैसे डिपेंड करती है ये भी सुन लो। ये डिपेंड ऐसे करती है कि ये जो आपकी प्रिसीजन है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी हमारे 9th के बच्चों को नहीं पता होता। बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। जैसे हड्डारामी बढ़ जाएगी तो मेहनत कम हो जाएगी, है ना? हड्डारामी ज्यादा करोगे तो कम मेहनत करोगे ना, तो दोनों क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हड्डारामी ज्यादा तो मेहनत कम। यहां देखो, अब प्रिसीजन और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर ये ज्यादा होगी तो प्रिसीजन क्या हो जाएगी? कम। यानी अगर आप कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं जिसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ज्यादा है तो वहां पर उस इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर आप कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं जिसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम है तो उसकी प्रिसीजन क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ये बात याद रखनी। अच्छा, आपको पता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को लीस्ट काउंट भी कहते हैं। तो मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूं कि जो आपकी प्रिसीजन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लीस्ट काउंट के। प्रिसीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीस्ट काउंट। इस बात का क्या मतलब है? बड़ा सादा सा मतलब है। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट ज्यादा है तो उसकी प्रिसीजन क्या होगी? कम होगी। और अगर किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कम है तो उसकी प्रिसीजन क्या होने वाली है? ज्यादा होने वाली है। ये जो बातें बताई है ना मैंने, इन बातों से कुछ बातें सिखाऊंगा, जरा सुनो। बेटा देखो, अगर मैं यहां पर इंस्ट्रूमेंट लिखता हूं कोई, लेट्स से कि मैं इस जगह पर इंस्ट्रूमेंट लिखता हूं और यहां पर मैं उसके लीस्ट काउंट लिखता हूं, तो एक साइड पर मैं इंस्ट्रूमेंट लिखूंगा और दूसरी साइड पर मैं उसका लीस्ट काउंट लिखूंगा। जरा सुन लीजिएगा बात को। बेटा सबसे पहली बात, आपने लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ा, मीटर रूल। मीटर रूल लेंथ नापता है, पढ़ा ना आपने? अच्छा, मीटर रूल का लीस्ट काउंट कितना होता है? तो सेंटीमीटर में मीटर रूल का लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर। ये बात याद होनी चाहिए, अब तक आपको पढ़ लिया आपने। सो मीटर रूल का लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.1 सेंटीमीटर। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा? इसके अलावा हमने पढ़ा वर्नियर कैलिपर्स।
वर्नियर कैलिपर पढ़ा ना आप लोगों ने। सो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है? वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर। छोटा होता है, मतलब 0.1 बड़ा है और उससे छोटी वैल्यू क्या है? 0.01, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं तो छोटी वैल्यू है। अच्छा, उसके बाद अगर आ जाएं तो हमारे पास उसके बाद आता है स्क्रू गेज। तो बच्चों स्क्रू गेज जो है उसका लीस्ट काउंट कितना है? तो आप सबने पढ़ा है, उसका लीस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर। अब यहां गौर कीजिएगा, मुझे बताएं ये तीनों इंस्ट्रूमेंट में से सबसे छोटा लीस्ट काउंट किसका है? सबसे कम, सबसे छोटी वैल्यू वाला लीस्ट काउंट किसका है? इनमें से सबसे छोटी वैल्यू वाला लीस्ट काउंट है स्क्रू गेज का, जो कि 0.001 सेंटीमीटर है, क्योंकि सबसे बड़ा ये है 0.1 सेंटीमीटर, उससे छोटा ये और उससे छोटा ये। और मैंने भी एक बात बताई थी, जितना लीस्ट काउंट कम होगा उतनी प्रिसीजन क्या होगी? ज्यादा। इसका मतलब है मैं ये कह सकता हूं कि इन तीनों इंस्ट्रूमेंट में अगर कंपेयर किया जाए, इन तीनों इंस्ट्रूमेंट्स में, तो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट चूंकि सबसे कम है तो ये वाला इनमें सबसे ज्यादा प्रिसाइज है, ये वाला इनमें सबसे ज्यादा प्रिसाइज। और चूंकि इसका लीस्ट काउंट सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा है, तो ये वाला सबसे कम प्रिसाइज है, इसको कहते हैं लीस्ट प्रिसाइज। तो एक मोस्ट प्रिसाइज है और एक लीस्ट प्रिसाइज है, और वर्नियर कैलिपर दरमियान में, अगर हम इन तीनों को कंपेयर करते हैं। सो बेटा यहां से आपने एक बात सीखी, वो ये कि जितनी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट, दोनों सेम बातें हैं, कम होता है उतनी प्रिसीजन क्या होती है? ज्यादा होती है। बेटा अगली बात मैंने थोड़ी देर पहले बताया, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किस पे डिपेंड करती है? लीस्ट काउंट पे डिपेंड करती है। और लीस्ट काउंट किस पे डिपेंड करता है? इंस्ट्रूमेंट पे। और प्रिसीजन लीस्ट काउंट पे डिपेंड करती है, मतलब प्रिसीजन भी किस पे डिपेंड करती है? इंस्ट्रूमेंट पे। और अभी हमने देखा भी कि प्रिसीजन किसकी होती है? इंस्ट्रूमेंट की। ये वाला इंस्ट्रूमेंट ज्यादा प्रिसाइज है, ये वाला कम प्रिसाइज है, तो प्रिसीजन किसकी होती है? इंस्ट्रूमेंट की होती है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि आपकी जो प्रिसीजन है, प्रिसीजन इज रिलेटेड टू इंस्ट्रूमेंट। आपकी जो प्रिसीजन है वो किसके साथ ताल्लुक रखती है? इंस्ट्रूमेंट के साथ ताल्लुक रखती है। सो प्रिसीजन इज रिलेटेड टू इंस्ट्रूमेंट, आपकी प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के साथ ताल्लुक रखती है। बच्चों यहां तक हमारा प्रिसीजन का सारा पोर्शन जो आपकी 9th की टेक्स्ट बुक में डिस्कस किया गया है वो कंप्लीट हो चुका है, कि आपने एज इट इज पढ़ना और याद भी करना है। और आप पॉइंट्स भी पेपर में ऐसे ही लिख सकते हैं एज इट इज, मतलब ये लाइन डेफिनेशन थोड़ी डिफरेंट होगी, वो बुक से आप लिखिएगा, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बाकी से आप चीजें सेम लिख सकते हैं। अब हम बात एक्यूरेसी की करते हैं। एक्यूरेसी क्या है? तो जब भी आप कोई मेजरमेंट लेते हैं या ग्रुप ऑफ मेजरमेंट लेते हैं तो उसकी वैल्यूज अगर ट्रू वैल्यू के करीब आती हैं, क्लोज टू ट्रू वैल्यू, तो वो एक्यूरेट होती हैं। अब इसमें भी कुछ बातें सीखने वाली हैं, जैसे कि पहली बात, एक्यूरेसी किस पर डिपेंड करती है? यहां पर देखें ना, मैंने कहा प्रिसीजन डिपेंड्स अपॉन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एक्यूरेसी किस पर डिपेंड करती है? अब ये बात आपने याद रखनी है। अब आपने ये अनसर्टेनिटी बुक में पहले नहीं पढ़ी, लेकिन उसने इस आर्टिकल में डिस्कस की भी है। सो एक्यूरेसी डिपेंड्स अपॉन फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। जो एक्यूरेसी है वो कौन सी अनसर्टेनिटी के ऊपर डिपेंड करती है? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के ऊपर डिपेंड करती है। एक्यूरेसी डिपेंड्स अपॉन फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। एक्यूरेसी का ताल्लुक एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के साथ नहीं है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के साथ किसका ताल्लुक है? प्रिसीजन का। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का ताल्लुक किसके साथ है? एक्यूरेसी के साथ। या फिर एक्यूरेसी का ताल्लुक किसके साथ है? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के साथ। तो यहां तक बात आपने याद रखनी है। अब ताल्लुक है कैसा? तो ताल्लुक बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था प्रिसीजन का। कैसे जी? जरा गौर कीजिएगा। ताल्लुक ये है कि एक्यूरेसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। ये देखें, ये एफ यू का मतलब है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है अगर किसी मेजरमेंट में फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ज्यादा है तो उस मेजरमेंट में एक्यूरेसी क्या होगी? कम होगी। और अगर किसी मेजरमेंट में फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कम है तो उस मेजरमेंट में एक्यूरेसी क्या होगी? ज्यादा। बस आपके लेवल पर आपने इतना ही याद रखना है। बहुत ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो आप खुद ही परेशान होंगे, तो इसलिए यही तक ही आपने बस बातों को याद रखना है। एक्यूरेसी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को के ऊपर डिपेंड करती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी एक्यूरेसी ज्यादा तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कम, या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कम तो एक्यूरेसी ज्यादा, ऐसे करके। अगली बात आपने क्या याद रखनी है? मैंने आपको कुछ बातें अभी बताई थी अनसर्टेनिटी में। पहली बात, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट पे डिपेंड करती है। और लीस्ट काउंट किस पे डिपेंड करता है? इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है। जबकि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी जो है
वो डिपेंड करती है मेजरमेंट पे। ये बताया था ना मैंने आपको, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी किस पे डिपेंड करती है, मेजरमेंट पे डिपेंड करती है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि एक्यूरेसी का ताल्लुक इंस्ट्रूमेंट के साथ नहीं है। प्रिसीजन का ताल्लुक किसके साथ था, इंस्ट्रूमेंट के साथ। एक्यूरेसी का नहीं है, एक्यूरेसी का ताल्लुक किसके साथ है, मेजरमेंट के साथ है। सो एक्यूरेसी इज रिलेटेड टू मेजरमेंट। एक्यूरेसी का ताल्लुक मेजरमेंट के साथ होता है, एक्यूरेसी का ताल्लुक इंस्ट्रूमेंट के साथ नहीं होता। किसके साथ होता है, मेजरमेंट के साथ होता है। बच्चे यहां तक सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक और रिलेशनशिप है एक्यूरेसी का जो कि आपकी बुक में डिस्कस हुआ है, वो भी आपको पता होना चाहिए। और वो बात क्या है, वो बात अब ध्यान से सुनने वाली, समझने वाली है। और वो ये है कि एक्यूरेसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब एक्यूरेसी किसी चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है। किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एक्यूरेसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक्यूरेसी सिग्निफिकेंट फिगर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बात बच्चों आपने याद रखनी है, एक्यूरेसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमारी एक्यूरेसी सिग्निफिकेंट फिगर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या मतलब इस बात का, इस बात का मतलब यह है कि एक्यूरेसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल में एक चीज बढ़ती है तो दूसरी कम हो जाती है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में अगर एक चीज बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ जाती है। यानी अगर आपकी कोई मेजरमेंट ऐसी है जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा है तो उसकी एक्यूरेसी भी ज्यादा होगी, मतलब वो ज्यादा दुरुस्त होगी, वो रीडिंग ज्यादा दुरुस्त होगी। और अगर किसी में सिग्निफिकेंट फिगर्स कम है तो उसकी एक्यूरेसी भी क्या होगी, कम होगी। मसलन हमको लेंथ मेजर करते हैं, लेंथ मेजर करते हैं तो एक बच्चा रीडिंग लेता है, उसको कहते हैं रीडिंग 1। रीडिंग आती है जी 12 सेंटीमीटर। एक और बच्चा रीडिंग लेता है और उसकी रीडिंग, सेम चीज की रीडिंग लेता है, रीडिंग आती है 12.0 सेंटीमीटर। और एक और बच्चा रीडिंग लेता है और उसकी रीडिंग आती है 12.01 सेंटीमीटर। मुझे बताएं आप इन तीनों में से किसकी रीडिंग पे भरोसा करेंगे? तो ज्यादातर बच्चे बोलेंगे कि सर हम इसकी रीडिंग पे भरोसा करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें काउंट करो तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2, 1 और 2, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3, 1, 2 और 0, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4। तो चूंकि इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर है, और जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर जितने ज्यादा उसकी एक्यूरेसी भी उतनी ज्यादा। तो बेटा ये आपके पास प्रिसीजन और एक्यूरेसी की पूरी समरी लिख दी मैंने, जो आर्टिकल बुक में लिखा है उस तरीके से एक एक पॉइंट हमने डिस्कस किया है। वो बातें भी जो बुक ने पहले लिखी तो हैं लेकिन डिस्कस नहीं की, वो मैंने यहां पर आपके सामने समझाई, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी वगैरह। सो आई होप सो कि यहां तक आपको सारा आर्टिकल समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नोट्स आपको मिल जाएंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। Thanks for watching. Subscribe to our channel. And don't forget to like and share.